हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 21 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है विज्ञान विषय से और इसमें आज हम धातु एवं अधातु पाठ से विस्थापन अभिक्रिया की पुनरावृत्ति करेंगे, यानी फिर से जानेंगे कि आखिर विस्थापन अभिक्रिया है क्या। तो उसकी रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। अब एक बार फिर विस्थापन अभिक्रिया को समझते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया होती क्या है। हम जान चुके हैं कि कुछ धातुएं अधिक अभिक्रियाशील होती हैं तो कुछ कम क्रियाशील, तो और कुछ धातुएं तो किसी से भी अभिक्रिया नहीं करती हैं। इसलिए अब हम धातुओं की अभिक्रियाशीलता के बारे में विस्थापन अभिक्रिया की मदद से जानते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें क्रियाकलाप करना पड़ेगा। चलिए वो क्रियाकलाप देखते हैं। 100 मिलीलीटर के 2 बीकर लें। बीकर तो जानते हैं ना आपको, सर ने या मैम ने दिखा भी रखा होगा प्रयोगशाला में, लैब में, है ना। इसको कहते हैं बीकर्स। देखिए ये हैं बीकर्स। इसमें 100 ml के 2 बीकर हमने लेने हैं और उन पर ए और बी लिख देना है। प्रत्येक बीकर में 50 ml जल लीजिए। हर बीकर में आपको 50 ml पानी लेना है। फिर प्रत्येक बीकर में 1 चम्मच कॉपर सल्फेट डालकर घोलिए। कॉपर सल्फेट को डालकर उसको घोलना है चम्मच से, ठीक है। फिर बीकर ए में जिंक लेपित कील या जिंक धातु की पतली पत्ती डालें और बीकर बी में लोहे की कील डालें और अपने प्रेक्षण को लिखें। फिर ये तो पहले जब हमने किया प्रयोग, उसके बाद क्या रिएक्शन देखने को मिलता है, क्या अभिक्रिया देखने को मिलती है। देख रहे हैं आप बीकर ए में क्या हुआ और बीकर बी में क्या हुआ। तो इसका प्रेक्षण क्या निकला वो अब हम देख लेते हैं एक बार। देखो प्रेक्षण क्या निकला कि बीकर ए में जो जिंक है वो कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है, जैसा कि आप देख रहे हैं, जिसकी वजह से कॉपर सल्फेट का नीला रंग भी गायब हो गया। यानी कॉपर सल्फेट विलयन का रंग कैसा था? नीला था, लेकिन जब उसमें हमने जिंक की पत्ती डाली तो वो नीला रंग तो खत्म हो गया और बीकर के पेंदे पर कॉपर का भूरा पाउडर जमा हो गया। यानी कॉपर किस कलर का हो गया? वो भूरा कॉपर अलग हो गया उस विलयन से। तो इसका जो फॉर्मूला है देखिए, कॉपर सल्फेट CuSO4, उसमें हमने जिंक मिलाया Zn, तो क्या अभिक्रिया हुई? जिंक सल्फेट बन गया कॉपर सल्फेट की जगह ZnSO4 और कॉपर अलग हो गया। अब बीकर बी में लोहे यानी आयरन ने कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर दिया। तो क्या हुआ? बीकर बी में देखो आप देख रहे हो बीकर बी का प्रेक्षण। इसने क्या किया, जब हमने उसमें लोहे की कील डाली थी ना, तो उसने भी कॉपर को तो अलग कर दिया और जो विलयन था उसका रंग देख रहे हो आप कैसा हो गया? उसका रंग हरा रंग हो गया, है ना, और कॉपर अलग हो गया इसमें। तो कॉपर सल्फेट CuSO4 में लोहा यानी Fe मिलाया तो आयरन सल्फेट बन गया वो FeSO4 और कॉपर अलग हो गया। अब आपको समझ में आया कि कैसे क्या क्या हुआ। अब आगे देखते हैं। तो दी गई तालिका अभिक्रियाशीलता श्रेणी है। ये देख रहे हैं यहाँ पर एक तालिका दे रखी है, ये अभिक्रियाशीलता श्रेणी है। इसके अंदर आप देखेंगे कि इसके अनुसार यदि ऊपर अधिक अभिक्रियाशील, जितना ऊपर होगा, जैसे कि ये सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, फिर ये उससे कम, ये उससे कम, ये उससे कम, ये उससे कम, तो जो ऊपर वाली यानी अधिक अभिक्रियाशील वाली धातु है, अगर उससे नीचे वाली धातु के लवणीय विलयन में डाली जाती है, यानी उससे कम अभिक्रियाशील वाली धातु के लवणीय विलयन में डाली जाती है, तो वह कम अभिक्रियाशील धातु को उसके विलयन में से विस्थापित कर देती है। मतलब विस्थापित मतलब अलग कर देती है। लेकिन अगर कम अभिक्रियाशील धातु को अधिक अभिक्रियाशील धातु में डालोगे तो वो उसको विस्थापित नहीं कर पाएगी। अब आप समझ रहे हैं ना कि ज़्यादा वाली कम को विस्थापित कर देती है। और ये तालिका है, आप इसको अच्छे से याद कर लोगे तो आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी कि कौन ज़्यादा अभिक्रियाशील है और कौन कम अभिक्रियाशील है। तो चलिए अब स्वयं को जांचने के लिए अपने प्रश्नोत्तर की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है कि कॉपर विलयन और कॉपर का रंग कैसा या क्या होता है। देखिए आप लिखेंगे कॉपर विलयन का रंग कैसा था? बताओ, कॉपर विलयन का रंग कैसा हो गया था? नीला, नीला है। और कॉपर जो है कैसा हो गया? कॉपर का रंग
भूरा, ब्राउन। ठीक है, आप ये इसका उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 2। फिर दूसरा प्रश्न है कि कॉपर जिंक के विलयन में से जिंक को विस्थापित क्यों नहीं कर पाता। जब कॉपर जिंक का विलयन मिला तो उसमें वो जिंक को विस्थापित क्यों नहीं कर पाता है। देखिए, कॉपर जिंक के विलयन में से जिंक को विस्थापित नहीं कर पाता क्योंकि कॉपर जिंक की तुलना में कम अभिक्रियाशील होता है, इसलिए वो जिंक को नहीं हटा पाया। फिर इसके बाद है जिंक, आयरन, कॉपर को अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी सबसे पहले ज़्यादा अभिक्रियाशील, फिर उससे कम, फिर सबसे कम। तो इन सब में हमने देखा ही है, सब में जो ज़्यादा अभिक्रियाशील है वो है जिंक, फिर उसके बाद लोहा और उसके बाद कॉपर। फिर है प्रश्न नंबर 4, क्या होता है जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में रख दें। तो जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में रखा जाता है तो उनके बीच अभिक्रिया होती है और कॉपर सल्फेट का रंग नीले से बदलकर हरा हो जाता है, क्योंकि लोहा कॉपर की अपेक्षा अधिक सक्रिय धातु है। और उसके बाद 5वां प्रश्न, अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। जिंक प्लस क्या लगाएं जो जिंक सल्फेट और कॉपर बन जाएगा, याद कीजिएगा। तो जिंक के साथ हम क्या मिलाएंगे, कॉपर सल्फेट को, तो फिर वो क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट, और कॉपर उसमें से अलग हो जाएगा। इस तरीके से हमें इन प्रश्नों का उत्तर देना है। तो अब हमने टेलीग्राम ऐप पर भी अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए और जो सारे लिंक हैं इस वीडियो का भी और जो आपकी क्लास के दूसरे लिंक्स हैं वो एक साथ आपको एक जगह पर मिल जाएंगे। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। बट याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।